देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। क्या भारत में वन्य एवं वन्य जीवन का क्या संरक्षण, कि वन्य जो जीवन है, इसके बाद हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे ना, इसके बाद मैथ्स ना पढ़ेंगे जी, है ना। तो वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन को कैसे बचा सकते हैं और वन्य जीवन को कैसे बचा सकते हैं। संरक्षण मीन्स क्या होता है, बचाव, कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। इनका संरक्षण क्या हो गया है, बहुत ही आवश्यक हो गया। किसका संरक्षण करना, जीवन माने वन्य जीवन और वनों को, ये तेज गति से जो ह्रास हो रहा है तो उसी का बचाव करना क्या हो गया, उसी का बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, बोले इसका बचाव करना, संरक्षण करना क्यों जरूरी है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे मैंने क्यों जरूरी है, सो देखिए यहाँ कारण दिया हुआ है कि संरक्षण से, अब कारण जो है नोट्स में नहीं, यहीं लिखा हो रहता है, इसका इसका सवाल यही एगो है जो दम तनी ठीक ठाक है। संरक्षण की, संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो यहाँ संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य साधन, क्या बोल रहे हैं, साध्य साधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। साध्य संसाधन मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वैसा बोल सकते हैं। जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधताओं को भी संरक्षित करती है। जीन्स विविधताओं को, मतलब जीन्स मतलब क्या, जेनेटिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वो सारे को, विविधताओं को क्या करके रखते हैं, बना के रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि मनुष्य से जो मनुष्य की संतति जन्म लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या हो जाए, दूसरे का मतलब आदि जीन्स उसकी नहीं, जेनेटिक उसकी संरक्षित नहीं रहेगा तो फिर दूसरा रूप ले लेगा, ऐसा ना हो जाएगा जी, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, अभी भी कृषि पर कौन सी फसलों पर निर्भर है, पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। ठीक है, जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी कृषि यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर यदि हम लोग यदि डिपेंड है तो किस पर डिपेंडेंट है, आज भी बहुत ज़्यादा जो भोजन करता है आदमी किस पर क्या भोजन कर रहा है, चावल, गेहूँ, है कि नहीं है। जो प्राकृतिक चीज़ जो पहले से आ रहा है, परंपराओं से चलते आ रहा है सदी, तो वही उसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं। मछली पालन जो हो रहा है, यानी कि जो पानी में हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग एक से एक काम करने लगे, लेकिन सबसे अधिक जो है अभी भी क्या होता है, मछली पालन होता है या नहीं होता है। तो यही चीज़ बताया गया कि जो बहुत सारी विविधताएं हैं जो सारे को जो बना के रखें, पारंपरिक फसलों जैसे बहुत सारा निर्भर है खेती के लिए, पारंपरिक फसलों है ना, पानी में पारंपरिक मतलब क्या बोला जा रहा है, मछली का पालन करना जो परंपरा से चलती आ रही है, ये हमारा चलते आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस की पौध लगाते हुए, बांस की पौध क्या करते हुए, लगाते हुए। बांस का पौधा अलग ढंग का ये होता है, पता है आपने, पहाड़ी बांस है ना। और ये देखिए पत्ता लेके आते हैं, सूखी पत्तियाँ, ऐसे ही सीन मतलब आपके भी शायद मम्मी वगैरह कोई लेके आए होंगे जरूर। ये देखिए एक दीदिया है, ये देख रहे हैं, दीदी टाइप के नहीं है, दीदी नहीं हो लग रहा है, साड़ी वाड़ी ने पहन ले तो दीदिया ना होगी कोई, है आंटी बोल रहा, क्या बोल रहा, वो पत्ता लेके जा रहे हैं। लड़कियों को भी जिम्मेदारी बहुत दिया गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा मसाला भारत में कहाँ होता है, कहाँ पे, अभी जैसे पहले तो केरल में था, मध्य प्रदेश बताया जा रहा था, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मध्य प्रदेश। सर गूगल में सर्च किए मध्य प्रदेश में होगा, तो फिर जब सर्च किए तो अभी केरल में पहले था। हाँ हाँ, देखिए यहाँ तो ये सारे छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाएं छोटे छोटे माने क्या बोले, जंगली उत्पादों को बेचते हैं, जैसे जंगल से क्या केंदो, केंदो देगा, केंद है ना, केंद होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या बेचते हैं, शरीफा ले जाके बेचते हैं, शरीफा है, केंदो है। फिर क्या, और जंगल से भेलवा, भेलवा है, खजूर है। ठीक है, और क्या है, बेर, बेर सब से, चले ठीक है, जामुन वगैरह ये सब ये जंगली चीज़ ही माना जाता है सब। ठीक है, क्या लीची कहाँ कोई सब है, सच बात बताऊं, आज तक का लाइफ में मात्र एक लीची खाया हूँ, एक लीची,
आज तक के पूरे जीवन में एक लिए अच्छा नहीं लगता है? नहीं अच्छा लगता है, एक ठो खाया हो बहुत अच्छा लगा है, यानी एक ही ठो खाया हो। बहुत बार सोचा हूँ कि खरीद लें इतना, फिर बोले अच्छा खरीदेंगे बाद में खरीद लेंगे, तो बाद करते करते पता चलता सीजन पार हो गया। चलिए अभी आ गया ना, इस बार खरीदेंगे, चलो 2-3 किलो एक दिन खरीद लेंगे, 4-5 किलो एकदम एक के दिन और रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसा है ना एकदम, मतलब ऐसा खाइए कि उसको फिर दोबारा खाने का मन ना करे। कैसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खाने मन नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा लगेगा खा लेते। एक बार जामुन खाए थे एकदम पाई धर के, तो मैंने क्या बताया, खजूर एक बार तोड़े थे, ठीक है, बहुत सारा तोड़ लिए और खा रहे ठीक है, पूरा धुन के खाए हैं मैंने। खजूर अच्छा नहीं लगता है, क्यों? अरे तो 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है ना। 1960 और 1970 की दशकों में जो है, उसी दौरान में संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर क्या की, मांग की। भारतीय वन्य जीवन है ना अधिनियम 1972 में लागू किया गया है ना। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण या भारतीय वन्य जीवन क्या अधिनियम, ये कब लागू किया गया? 1972 है ना, लागू किया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई, सूची भी क्या की गई, प्रकाशित की गई, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। प्रबल क्या दिया गया? जोर दिया गया है ना। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। क्या बोला जा रहा है कि बताया गया, क्या बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत, कौन सी कार्यक्रम के तहत? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में ये किया गया था, लागू किया गया था। इसके तहत क्या हुआ जी, इसमें क्या किया गया था? सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत, ये कार्यक्रम में क्या हुआ कि बची हुई संकटग्रस्त जातियां जो कि अब लुप्त होने वाले हैं, वो सबको क्या किया जाए? बचाव किया जाए। शिकार प्रतिबंधन पर, माने शिकार पर क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, वन्य जीव जो आवास है उनको क्या किया जाए? थोड़ा सा रक्षा किया जाए। समझे या नहीं समझे? और क्या बात कही गई है? तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने, जंगली जीवों के व्यापार पर क्या लगाने के लिए? रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है ना। प्रबल क्या दिया गया? जोर दिया गया, ठीक है। लिसन टू मी, देखिए तो क्या है आगे, क्या देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए पशु विहार मतलब जैसे जिसमें पशुओं को क्या किया जाता है? रहने के लिए स्थान दिया जाता है, उसका रहन आवास, मतलब क्या बोलते हैं? आवास, पशुओं के आवास के लिए। केंद्रीय आवास मैंने घर नहीं बना दिया, हमने उसके लिए अपना अपना जो जगह होता है। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। अब केंद्रीय सरकार एक से एक क्या पारित किए सर? परियोजना भी घोषणा की, जिनका क्या उद्देश्य था? मेन उद्देश्य था कि जो आपका गंभीर माने गंभीर खतरे में पड़े हुए हैं, है ना, जिनका उद्देश्य क्या? गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणी, पड़े कुछ क्या विशेष प्राणियों को क्या किया जाए? रक्षण प्रदान करना था। इसी वजह से बहुत सारा क्या किया गया, इनको में परियोजना भी लागू किया गया, परियोजना की घोषणा की गई। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है ना। बहुत सारे इसमें क्या कानूनी रक्षण दिया गया ताकि उस पर क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए, है ना, उसमें कोई मारकाट ना हो, ठीक है। बाघ परियोजना, है ना, वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघ एक क्या है? महत्वपूर्ण जंगली जाति है
है ना। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना था, इसको जान लीजिए। बाघ परियोजना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझे कि नहीं। मैंने बाघ परियोजना, परियोजना मैंने बाघ की क्या सर, बचाओ, ठीक है। तो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। 20वीं शताब्दी में क्या हो गया है ना, 55,000 से घटकर कितना हो गया, 1,827। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है ना। बाघ जो घटा उसका मेन क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था, उसको व्यापार के लिए चोरी करना, मैंने व्यापार के लिए उसको क्या कर लेना, चोरी कर लेना। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, बहुत सारे रहने का जगह जो है उसका क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब जंगल में घर बना लिया, आदमी बना लिया, तो बाघ कहाँ रहेगा, समझे कि नहीं। फिर भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, अब जो उसको जो भोजन करते थे बाघ, वो सब संख्या क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। तो फिर कैसे करेगा वो, ठीक है। फिर क्या बताया गया कि संख्या, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, मनुष्य का जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से भी क्या हुआ है, बाघ की संख्या क्या हुई है, कम, समझे कि नहीं समझे। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। कहाँ पे पहुंच गई है, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, पूरा क्या, विलुप्त होने की कगार, ठीक है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, समझिए बात को, बाप रे बाप। भारत और नेपाल मिला के, दोनों मिला के कितना, 2/3 यानी कि 66% बाघ जो है सिर्फ मात्र 2 देशों में। वही तो लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। भारत और क्या, नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से क्या था, एक है ना। इसकी शुरुआत 1973 में हुई, कब हुई, 1973 में हुई, है ना। 1973 में बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको क्या किया जा रहा था, संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु ये क्या है, यानी ये एक सिंग वाला क्या है, गेंडा, हिरण है। अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कौन सा उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और क्या, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के क्या है, उदाहरण है। ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे बाघ को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। उसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान ये सारा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान में रहेगा ये सब चीज़, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब सारा जितना भी है वो सारा किसके संरक्षण के लिए है, बाघ के संरक्षण के लिए, ठीक है। ये आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। संरक्षण में बुझते हैं ना, कोई दिक्कत ना किन्हीं को, बचाओ, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं और भी अब केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है, जैव विविधता, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है एंड उसके अलग अलग तरीका से मैंने उसका अलग अलग तरीका का क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, ताकि उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके, ठीक है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, मैंने उसको संरक्षण में कीटों जो छोटा छोटा बहुत सारा जो है वो सबको भी क्या किया गया है, बहुत महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, है न, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। संरक्षित जातियों में क्या, भृंगों मीन्स क्या होता है, वो एकदम मतलब भृंगों, पतंगों, कीट पतंग जो होता है ना, उसको सुना है, कीट पतंग जो फटिंगा है ना। भृंग मतलब क्या होता है, इतना भैमरी जगरा बोलते हैं, भैमरवा बोलते हैं जगरा, अरे भैमरवा नहीं बोलता है, भैमरा नहीं बोलते हैं इसे। अरे भन करते हैं, लाइट उट में आ जाता है, बरसात उरसात के टाइम में पानी होनी पड़ जाएगा, अभी नहीं ऐसे होता है, अभी नहीं समझ पाए,
अरे लाइट में मैंने ब्लैक ब्लैक टाइप का ऐसे उड़ते हुए नहीं आता है, ऐसे कर बैठ जाता है इतना बड़ा। ओए अपने अपने में क्या डिस्कस शुरू कर देता है? नहीं, सब अपने अपने समझाने लगता है, देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, पूरा समझा देता है। एक्सप्लेन करो, यहीं एक्सप्लेन ही करना है तो यहाँ एक्सप्लेन करो। खोटास भी कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं, यहीं एक्सप्लेन करो, काहे बहस करे लगता है। मैं भी समझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ, फिर पता चलेगा उधरों नहीं समझा, इधरों नहीं समझा, बाद में पूछा क्या बताएं सर। तो ड्रैगन फ्लाई मतलब क्या, जगरा बगडुल बोलता है, बगडुल सुना है इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो तितलियाँ समझ में आ गया, पतंग समझ में आ गया, फटिंगवा, ठीक है, ठाकुर भी बोलता है बहुत लोग, है कि नहीं? जो समझता वही। भृंग, भृंग मतलब क्या हो गया, भैमरा, है ना? क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज में समझाना, क्योंकि आप खाली स्टैंडर्ड में इसको समझा देंगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, ये सारा को संरक्षित जातियों में क्या किया गया शामिल। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। 1996 बोल दिया गया, 1991 में पौधों की भी कितनी जातियां, 6 जातियों को शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, है ना। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा वन अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इन्हें क्या किया गया है, निम्नलिखित वर्गों में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया, कौन? सरकार के प्रबंधन में इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में आदेश, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज पीछे आपको एक संरक्षण वाला बताया, एक उससे पहले क्या बताया, वो आपका सुभेद जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, वही सब बताया, ठीक है। वो आरे की है, बस इतने, बाघ परियोजना वाला आरक्ष, हाँ तो बाघ परियोजना बोला। आरक्षित वन किसको? देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को क्या माना जाता है? सर्वाधिक मूल्यवान, बहुत ज्यादा। फिर रक्षित वन, ये क्या है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। 1/3 हिस्सा मतलब 33% हिस्सा जो है वो कौन सी है? इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। माने और अधिक नष्ट होने से इसको क्या कर रहा है? बचाया जा रहा है। इसको कौन सी वन में रखा, कौन सी वर्ग में रखा गया? रक्षित वन में। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, है ना। जैसे बंजर बहुत जगह है, बंजर भूमि भी है, वो सरकार के अंतर्गत है। वो सारे जो समुदाय में हो, व्यक्तियों के स्वामित्व में हो, वो सारे को किस में रखा गया? अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, ठीक है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात किसका है? आरक्षित में, है ना। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर के क्या? सभी राज्यों में और गुजरात में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और किसमें? गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। कैसा वन है? अवर्गीकृत वन है। तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। किसके प्रबंधन में है? स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में, माने वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं के प्रबंधन में वो है, ठीक है, उन्हीं के प्रबंधन में है। कौन सा टॉपिक बचा हुआ? समुदाय और वन संरक्षण। देखिए, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। माने वन को बचाना कोई नई बात नहीं है, पहले से भी चलता आ रहा है। साइंस में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे हल्का। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव
प्रजातियों की आवास भी है। मानव प्रजातियों की क्या है? आवास। इस बात को अनजान बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, ये जानना चाहिए आप लोग। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की क्या हो सकती है? पूर्ति। सरिस्का बाघ रिजर्व में अभी देखे राजस्थान में जो था, है ना, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, है ना। वहाँ खनन का जो कार्य है उसको क्या करवाने के लिए? बंद करवाने के लिए पूरा संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, उनका जारी है। ठीक है, कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, स्वयं ही अपने वन्य जीव की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने हस्तक्षेप वो हाथ भी कुछ करते हैं ना, कि मान लीजिए कि चलो यहाँ पे हम बचाव कर देंगे, बोला नहीं साइड रहो तुम लोग, नहीं होगा तुम लोग से, ठीक है हम लोग अपने कर लेंगे बचाव, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है। अभी जैसे मान लीजिए बचाया है, कोई अभी चुनाव के समय आएगा, हाँ आप इतना पैसा लीजिए, इसको इतना सुरक्षा का प्रदान कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर, जितना अभी चुनाव के समय में ये सब घूम लेते हैं, साल भर में यदि उतना घूम लेते हैं ना, साल भर में प्रत्येक साल उतना यदि घूम लेते, तो हमको लगता है ज़िंदगी में कभी नहीं हारते। एक बार में आगे ना तो उसके बाद कभी नहीं हारते, एक बार ये थी वो है क्या आना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनको छोड़ के आना चाहिए। अब जो है ऐसा पार्टिकुलर मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी, है ना, बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, है ना, क्या के मतलब बीजेपी छोड़ के दूसरा आना चाहिए ऐसा आपका कहना है। तो मतलब अब ये नहीं कह सकते कोई है कि नहीं है, मतलब लेकिन ऐसा है। आज मैं स्टेटस लगाया था, आप लोग शायद बहुत सारे लोग देखें, तो बस यही मेरा मानना है ना, इसी वजह से लगाया कि ऐसा चाहे वो भाजपा हो, चाहे क्या हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टियाँ हो, है ना, बहुत ज़्यादा घर नहीं चला देते हैं, लेकिन मेहनत तो अपने करना ही पड़ेगा। वो मेहनत से ही देश चलेगी, उनके करने से हमारा नहीं चलेगा, लेकिन हम लोगों के करने से क्या चलेगा? देश चलेगा। ये तो बात तय है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यदि वो हमारा चला नहीं दे रहा है, लेकिन किन्हीं पार्टियों के जीतने से हिंदुस्तानी खुश होना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं, है ना। क्या कौन खुश होना चाहिए? हिंदुस्तानी खुश। पाकिस्तानी खुशी मनाएंगे, ठीक है, वो पार्टी नहीं जीतना चाहिए, चाहे वो जो भी है, वो अपने आप को जो समझ ले वो इसका विरोध करे। हाँ, तो जो विरोध करें, इनका जो विरोध करते हैं, मतलब जो पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, वो आके विरोध करे, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, चाहे वो जो भी पार्टी हो। वो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं तो उसके पक्ष में बोलने के लिए मतलब क्या हूँ, रेडी हूँ। ये बोल दिया, मतलब मैं पार्टिकुलर कोई पार्टी का नाम नहीं बोला हूँ जी। दिवालिया हो गया, चाहे दीवाना हो गया, जे हो गया, दे हो दो का दिक्कत। राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के कौन सा जिला? अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि, माने कि 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरन देव डाकव, कौन? भैरन देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है। मतलब खुद उन्होंने क्या कर दिया, उसको सेंचुरी घोषित कर दी, जिसका अपना क्या है, नियम कानून है। एक बार बहुत मेरा भी उत्साह जगा था, लेकिन पता नहीं वो उत्साह वहीं दब के रह गया, है ना, ये जंगल बचाने को लेकर, है ना। हमारे क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय सोच नहीं था, मतलब क्योंकि जिस तरह से रहिएगा, जिस तरह से देखिएगा, उसी तरह सोच रहेगा। तो उस टाइम शायद 8 में या 9 में था मैं, उस टाइम अपना गांव का जो जंगल उधर है उसको बचाने के बारे में सोच रहे थे, समझे नहीं। लेकिन उसमें और जरूर बचाता। तो उस समय क्या था कि गांव में ही रह के खेती करना था, गांव में ही रह के क्या करना था, खेती। आप लोगों को बताया कि खेती के लिए हम सब कुछ करने, तो उसी समय मैं पूरा प्लानिंग बना लिया कि कैसे कैसे क्या करना है, जंगल उंगल को क्या करना है, बचाना है, कितना आदमी को रखना है, जो कि जंगल को कोई भी चीज़ उसको पकड़ के सीधे दे दो पुलिस में, अपना तो करवे करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही, ठीक है। मैंने उसके लिए था एकदम पूरा बनाया हुआ, पूरा लिखा हुआ है डायरी में। उस चीज़ को ज़्यादा क्या समझाऊँ यहाँ, हर एक चीज़ में, हर एक पहलू में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, बिजनेस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, खेती को लेकर, ठीक है, पशुपालन को लेकर, सारा चीज़ का एकदम मतलब किस तरह से चलाया जाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ के पद में रहकर एक कोई नया नियम कानून लगाया जाए,
इसके लिए भी बहुत सारा नियम कानून क्या किया गया है, लिखा हुआ हमारा डायरी में। कुछ ऐसा है जो आप लोग कभी लिख के कहीं रखे हैं? सपोज दैट आपका जो सोच है वो किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। यदि कुछ आगे हो जाता है तो आज के इस युग में होगा कोई चीज़ आप सोच के रखे होंगे और वो सोच आप अभी किन्हीं को नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। चाहे बताना भी चाहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस चीज़ को लिख के रख दे, शायद कोई पढ़े तो उस चीज़ को क्या करें, आगे जीवन में करें। इनमें से नेता कौन बनना चाहते? एक आप नेता नहीं होगा, शायद ना। आप ये चेंज कब हो गया सर आपका? मतलब चांस मिलेगा तो बन जाएंगे, विधायक में खड़ा हो जाएंगे। विधायक में खड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा एक और काम है हम लोग का, याद ही है आप लोगों को, है कि नहीं? देखिए यहाँ पवित्र पेड़ों के झुरमुट कहाँ नहीं पड़े गुड़िया? अच्छा है ना, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को क्या करते हैं, बचाते हैं। माने वहाँ दूसरा आदमी नहीं कोई घुस सकता है, ठीक है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। सही बात है यहाँ पे। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है ना। प्रकृति की क्या पूजा? पेड़ पौधा का पूजा करते रहते हैं, देखिए, है ना। सभी लोग पूरा जनजातीय है ना, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी देवताओं का क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है, ठीक है। क्या? कौमार्य रूप में बचाकर। कौमार्य रूप में मतलब जिस प्रकार से है, एक होता है कुमार जिसको बोलते हैं ना, उसी प्रकार वही शब्द को लेकर यहाँ प्रयोग किया गया, लेकिन वही शब्द नहीं है। वनों को मूल एवं कौमार्य रूप माने जो पहले से है वही जंगल को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। उसी को क्या, कौन सा वन कहते हैं? कौमार्य। कौमार्य रूप में ही बचाकर रखा गया है ना। वो जंगल साथ नहीं, बहुत जगह पे पहले का जो सखुआ वगैरह पेड़ है, सखुआ महुआ, वो अभी भी यही है ना, पूजा वगैरह करते हैं सब। कोई नहीं काटने में, कोई दूसरा नहीं काट सकता है। और वही सब वो सबको बहुत पेड़ पौधा का पूजा करता है। चलिए देखिए, सुनिए, वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोगों, मैंने क्या इतना एक ही बार वही लेने पड़े। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते, है ना। मैंने अपने ही लोग घुसते और न ही किसी को क्या कर देते, छेड़छाड़। कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता वहाँ। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, विशेष पेड़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। आदिकाल से उनका क्या करते आ रहे हैं, संरक्षण, है ना। कुछ न कुछ ऐसे है सर, माना जाता है। जैसे पीपल का पेड़ हिंदू लोग जो है मतलब बहुत पूजा करते या नहीं करते, तो उनके पीछे भी कारण, क्यों? 24 घंटा क्या देते हैं उसमें, ऑक्सीजन देते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, अर्थ कारण छिपा हुआ है, ताकि उसको तुलसी मेडिसिन बनता है, उससे भी 24 आवर्स क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलते रहता है, ठीक है। बरगद से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। दिन में भी रहिएगा तो भी क्या, बांस का पूजा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हमेशा। बांस सबसे अच्छा चीज है ऑक्सीजन के लिए, जो तुरंत बड़ा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन देता है। हाँ, तो 24 घंटा नहीं देता है, 24 घंटा नहीं देता, मगर तुरंत बड़ा होकर जल्दी तो तुरंत हो जाता है ये, ठीक है। चलिए, उसको लगाना चाहिए। चलिए समझिए, तो ये सब पूजा, मतलब मेरा मेन मकसद ये था कि जैसे पीपल का जो देखिए पूजा हो रहा है, तो क्या है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, कारण है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है ना। आम का पेड़ का तो इधर भी पूजा होता है ना। बिहार बोला गया तो इधर भी आ गया, ठीक है। इमली और किसका, आम की पेड़ के बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इधर शादी ब्याह में कौन कौन, एक आम का पेड़ का पूजा होता है, एगो किसका होता है, आम, आम और प्लास, है ना। तो हमारे यहाँ तो फिर आम का होता है और सिर्फ आम का होता है। और ये है कि कुछ कुछ नुकसान किया जाता है,
जैसे महुआ का कुछ तोड़ के, अब तो उस तरह से नहीं है, कुछ कुछ ला के लगाना पड़ता है, वो जो बनाते हैं मंडप बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पे ला के बनाते हैं। बांस ले आए थोड़ा सा उसको, है ना, आम का ले आए, महुआ वाला ले आए, ठीक है। अब तो सारा मैंने वैसे, पहले तो पूरा एकदम छाप बनता था, उसी से पूरा छाप बनता था। अब क्या हो गया, वो नया टेंट वेंट बन जाता है, एक कोना में सिर्फ क्या करता है, लगा दिया जाता है, हैं? एक, हाँ, इसमें डबल क्यों उसको बचाया गया पहले। हालांकि टहनी तोड़ने से बहुत, पेड़ नहीं काट लेता था, टहनी तोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, माने वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बचाव हुआ, ये भी तथ्य माना जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बचाने के चक्कर में नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिल रहा है इस वजह से ऐसा हुआ है, समझे ना, बचाने के चक्कर में नहीं हुआ है। ये सही बात बोलें तो यही बात, क्या जी। और थोड़ी दूसरी बात, यदि मिल भी रहा है तो दूसरा क्या हो गया, अब चूंकि बाजारों में नहीं मिलने लगा, समझिए बात को, तो बाजार में जो होने लगा, क्योंकि बाजार में नहीं मिलता है तो वहाँ पे अब ये टेंट होने लगा, तो उसको क्या माना जाने लगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फैशन माना जाने लगा। तो उस चीज़ को क्या किया जाएगा, अब गांव में भी लागू हो गया। फिर क्या हो गया, अबरी क्या हुआ, तो लोग बहस करना, चल जाओ बाहर, चल जाओ, वो जो बोल रहा है वो बाहर में जाके डिस्कस कर लो, तो जाके ठीक है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ पौधा के भी पूजा करते हैं, इसमें लोग देखेंगे उड़ीसा में जैसे जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। वट वृक्ष मतलब बरगद, ठीक है, ये सब ठीक है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। क्या जाता है कि नहीं, झरनों को, नदियों को भी पूजा किया जाता है, जो गंगा नदी हो गया, बहुत सारे नदी को भी तो हर नदी को पूजा करता है आदमी, ठीक है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। मंदिर के क्या गिनते हैं, भक्त में, उनको खिलाते हैं। इधर आ जाएगा लोकल में तो मार के भगा देगा, ठीक है। नहीं इधर लोकल में खिलाता पिलाता नहीं, इधर भी खिलाता पिलाता, एक दिन आ जाता है वो, यही बात है, लेकिन रोज आ जाएगा तो नहीं देगा। सही बात है या नहीं है। राजस्थान में विश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। वहाँ के समुदाय का क्या है, अभिन्न हिस्सा, और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, कोई भी उसे क्या नहीं पहुँचाता, नुकसान नहीं पहुँचाता। चलिए ये सब देखे, जेल हो गया था उनका। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, हिमालय में क्या प्रसिद्ध, क्या चिपको, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, उत्तराखंड। और ये 1970 के दशक में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, हाँ 19, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1970 के दशक में, कहाँ से, उत्तराखंड, है ना। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई गई। अब चिपको आंदोलन था क्या, यही समझा देता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ देता हूँ। इसमें चिपको आंदोलन पहली बार पढ़े कि पहले पढ़े कभी, पहली बार, कोई बोल रहा पहली बार को पहले। चिपको आंदोलन क्या होता था, पेड़ को में जाके लोग क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे और काटने से क्या करते थे, मना करते थे, रोकते थे। इसी को है जो, जैसे मान लीजिए जो भी लोग काटते थे उनको पेड़ को काटने से क्या करते थे, रोकते थे, उसको चिपको आंदोलन 1970 के दशक में चालू हुआ था। तो हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है। बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों, मैंने बीज बचाओ आंदोलन मतलब क्या, रासायनिक उर्वरक जो ज़्यादा प्रयोग होता है ना, उसके लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। मैंने ऐसा नहीं कि खाली कीटनाशक वगैरह ये सब प्रयोग करेंगे तभी खेती होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम
हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। कब हुई? 1988, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं, है ना। भारत में पर्यावरण के विनाश, भारत में क्या? पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। बोला कि भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से क्या मिलती है? सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ठीक है, चलिए, ये गौतम बुद्ध बोले थे। क्या बोले थे? सुनिए। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। कोई क्या नहीं करता? मांग नहीं करता। वो कुछ मांगता नहीं है पेड़ पौधा, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है और हमेशा क्या करता है? दान ही करता है। वो यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है ना। उसको भी छाया प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी मार रहा थक गया ना, उसके बाद भी थोड़ा बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं पेड़ के पास, है ना। वो भी पेड़ के पास जाके बैठ के आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ को काटने वाले को भी छाया प्रदान करता है। ये ऐसा कहना किनका था? गौतम बुद्ध का, 487 ईसा पूर्व में। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मैथ्स को देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।